नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। इस समय धमतरी सहित पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी की त्राहिमाम मची हुई है। रोजाना मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग काल के गाल में समा रहे हैं, सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घर के चार दीवारी में कैद हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर्स ही ऐसे हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, न केवल अपनी फर्ज अदा कर रहे हैं बल्कि लोगों की जान बचाने अपनी जी जान लगा दी है, अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं। साथियों, पिछले साल यानी वर्ष 2020 से लेकर अब तक के कई हमारे अपने हमसे बिछड़ गए, हम उनको खो दिए। किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के भाई, किसी की बहन हमसे जुदा हो गए, उनसे विदा हो गए, भगवान को न्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि कई हजारों लोगों को उस महासंग्राम से जान बचाया भी गया और उस कोरोना रूपी मौत के गाल से जिंदा खींच कर निकालने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर सही हैं। धमतरी में वैसे तो कई डॉक्टर अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम आज जो बात करेंगे इस धमतरी नहीं, आसपास के कई जिलों के छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम आज पहुँचे हैं। उनकी सेवाएं दिन रात 24 घंटा न केवल इसी कोरोना काल में बल्कि दशकों से उनकी सेवाएं देती आ रही। हम उनसे मिलेंगे। आज हमारे साथ में गुप्ता हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुमित गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत हमारे दर्शकों की ओर से स्वागत है और नमस्कार। डॉक्टर साहब बताइए, वैसे तो ये गुप्ता हॉस्पिटल आज तक हजारों लोगों का ठीक करके भेजे हैं, लेकिन ये अचानक जो महामारी कोरोना आई, किस तरह से देखते हैं इस बीमारी को और इसमें क्या कठिनता हो रही है? ये कोरोना महामारी का सेकेंड वेव है जो अभी इंडिया में हिट हुआ है। इससे इस बार छत्तीसगढ़ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रभावित होने के बाद धमतरी ज़िले का भी इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी का लक्षण बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मरीज हमारे इस बीमारी से ग्रसित आ रहे हैं। इसीलिए गुप्ता हॉस्पिटल ने भी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आगे बढ़कर एक कोविड सेंटर अस्पताल चालू किया है, जिसमें अभी हमारे पास 30-32 बेड की फैसिलिटी है। अभी हॉस्पिटल में 30 जंबो सिलेंडर का ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। हम आपको एक अच्छी खबर ये भी देना चाहेंगे इस माहौल में कि कल ही गुप्ता अस्पताल में एक और ऑक्सीजन प्लांट जिसकी कैपेसिटी 60 जंबो सिलेंडर है, उसका इंस्टॉलेशन हुआ है। एक अभी गुप्ता हॉस्पिटल में कोविड को देखते हुए ही एक एम्बुलेंस जिसमें वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस भी आई है जो कि लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है। तीसरा, हमारे हॉस्पिटल में कम से कम 30 से 40 नर्सिंग स्टाफ और ऐड हुए हैं। इस फैसिलिटी को हम चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छी सेवा दे सकें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई ये सारी फैसिलिटी के लिए, जो वैक्सीनेटेड इतनी बहुत सारी फैसिलिटी आई उसके लिए। एक बड़ी बात आपसे जानना चाहते हैं, हमारे पूरे हजार दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कि तकरीबन हर प्रकार की बीमारियों के यहाँ इलाज होता है और कोई भी व्यक्ति यहाँ निराश होकर के नहीं जाता तकरीबन। तो ये जो कोरोना की जो महामारी आई है, इसमें किस तरह से चुनौतियाँ आपके पास में आ खड़ी हुई हैं? चुनौतियाँ तो सबसे पहले ये है, ऑक्सीजन सिलेंडर की चुनौती सबसे बड़ी थी, जिसको हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। अब हमारे पास डेली 90 जंबो सिलेंडर्स का ऑक्सीजन कैपेसिटी है, पहली चीज़। दूसरा, हमने पूरी अपनी टीम को बढ़ा लिया है। हमारे यहाँ डॉक्टर विवेक टिग्गा साहब हैं जो MD मेडिसिन है, फिजिशियन हैं, उनकी सुपरविज़न में सारे लोग काम कर रहे हैं। और भी दूसरे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अनूप पदमवार ने भी हमारे को इसमें मदद की है, डॉक्टर आराधना गुप्ता है, मैं खुद डॉक्टर सुमित गुप्ता, हम सब मिलके इसको कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक टिग्गा का मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें। डॉक्टर साहब, जहाँ तक कि गुप्ता हॉस्पिटल का बात है, लोग नाम सुनते ही गुप्ता हॉस्पिटल को एक अलग पहचान मिला है, उनकी सेवाएं जो निरंतर मिल रही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह है, कितने दशकों से आप लोग की सेवाएं दे रही हैं और इसमें किस प्रकार के सर्जन लोग? मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, डॉक्टर प्रभात गुप्ता, वो एक दूसरा हॉस्पिटल बस्तर रोड पे था, उससे ये 12 साल हो गए इस हॉस्पिटल को, नए हॉस्पिटल को बने हुए, तब से हम सेवाएं दे रहे हैं।
और मैं आपको डॉक्टर विवेक से भी बात करवाता हूँ, वो आपको इस विषय पे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पाएंगे। सर बस एक सवाल के बाद आपसे मैं विदा लूँगा। सर अभी NABH हॉस्पिटल जो क्या है सर, और इसके बारे में ये NABH एक्रीडेशन होता है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल का होता है, तो पूरे इंडिया में क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक ही बॉडी है जो सबसे मेन है, और अभी कुछ सालों में गवर्नमेंट ने उसको हर हॉस्पिटल के लिए कंपलसरी करना है। ये ऑर्डर आ गया था, बट IMA के रिक्वेस्ट पे अभी गवर्नमेंट ने इस प्रोसीजर को 2-3 साल के लिए पोस्टपोन किया है। NABH एक्रेडिशन क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है कि आपके अस्पताल का स्टैंडर्ड क्या है, आपके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का क्या स्टैंडर्ड है, आपके यहाँ जो नॉर्म्स फॉलो होते हैं वो फॉलो होते हैं कि नहीं है, आपके यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सुविधा कैसी है, ICU कैसा है, इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, इन सब का असेसमेंट करने के बाद इसके NABH एक्रेडिशन दिया जाता है। रायपुर में कुछ हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी धन्यवाद, सबके लिए बधाई सर। चलिए अब आप चलते हैं जो गुप्ता हॉस्पिटल में वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर विवेक तिग्गज, जिसके जो यहाँ पे जितने भी कोविड पेशेंट हैं और भी सारे पेशेंट हैं उनको देखते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे MGTV और पूरे दर्शकों की ओर से नमस्कार। डॉक्टर साहब इस समय विपरीत परिस्थितियां हैं, लोग अपनी जान बचाने दूर भाग रहे हैं, ऐसे में आप जो है जंग के मैदान में डटे हुए हैं और सेवाएं दे रहे हैं, तो कोरोना महामारी किस तरह से कठिन है और कैसे उसका इलाज कर पा रहे हैं? देखिए ये समय तो वाकई बहुत चुनौती भरा है, और ये जो सेकेंड वेव है कोरोना का, ये पिछले वेव की तुलना में ज़्यादा आक्रामक है। पिछले वर्ष लोगों में इन्फेक्शन होता था, बट बीमारी की सीवियरिटी काफ़ी कम थी, बट इस वर्ष हम देख रहे हैं कि इस बीमारी की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। लोगों में फेफड़े में संक्रमण, निमोनिया, और कुछ लोगों में शुगर की समस्याएं, ये सब बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अभी जो अधिकतर मरीज़ आ रहे हैं वो सांस की समस्या के साथ में आ रहे हैं, और कहना चाहिए कि दुर्भाग्य है हम सबका कि इतने ICU के इक्विपमेंट पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है कि जो इतने सारे मरीजों को हैंडल कर सकें, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब जैसे कि पहले लहर में आई थी तब भी आपके पास पेशेंट आते थे, इस बार भी आते हैं और दोनों बार आप बचा रहे। पहले लहर की जो बीमारी है और इस लहर की जो बीमारी है तो कोरोना ही, तो किस तरह से लक्षण है और क्या क्या अंतर है ये दोनों में? जी, लक्षण तो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, लेकिन इस बार के जो कोरोना में कई अधिकतर मरीजों को उल्टी, दस्त, पेट का दर्द, गले में खराश, ये नए लक्षण आए हैं। पुराने पिछले वर्ष में जो लक्षण थे मुख्यतः बुखार, सर्दी खांसी, हाथ पांव का दर्द, अत्यधिक थकावट, ये थे। और इस बार के लक्षणों में सर्दी खांसी के अलावा उल्टी, दस्त और पेट का दर्द, गले की खराश, ये जुड़ गए हैं। उसके अलावा कई लोगों में सिर का दर्द बना होना या और सांस की समस्या, ये मुख्य लक्षण हैं। डॉक्टर साहब ऐसा कहा जाता है कि ये जो दूसरी लहर की जो बीमारी कोरोना जो आई है वो भयानक है और बड़े डरावने हैं, तो इसमें मौत के आंकड़े भी बढ़ने की बातें सामने आ रही, तो किस तरह से क्या ये उससे सही में कोई ज़्यादा? हाँ जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो दूसरा लहर है इसमें लोगों में फेफड़े के संक्रमण बहुत ज़्यादा है, और चूँकि अगर फेफड़े का संक्रमण होता है तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उनको तुरंत ही उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब फेफड़े के संक्रमण आप बोले तो इस समय फेफड़े के संक्रमण से बहुत लोगों की, कुछ लोगों की जाने जा रही है, अधिकांश को तो बचाया जा रहा है, तो क्या इसमें परेशानी होती है डॉक्टर साहब? कई लोगों को वैक्सीनेशन भी हो गया, उसके बाद भी फेफड़े के संक्रमण के बाद भी मौत के गाल में समा रहे हैं। जी, देखिए वैक्सीनेशन तो ऐसा है कि वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के कुछ दिनों के बाद, 15 दिन 20 दिन के बाद ही एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। और दूसरा ये देखा गया है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों में संक्रमण तो हुआ है लेकिन उसमें गंभीरताएं नहीं आई हैं। बहुत सारे लोगों को सिंपल कोरोना होके निकल गया, उन्हें फेफड़े में कोई संक्रमण नहीं हुआ है। तो वैक्सीनेशन से ये फ़ायदा तो लोगों को मिला है। दूसरा इसमें मुख्यतः जब फेफड़े का इन्फेक्शन बढ़ता है तो लोगों को अत्यधिक खांसी होना, सांस की समस्या, ये होती है। दूसरा इस बीमारी में एक और चीज़ होती है हैप्पी हाइपोक्सिया। इस हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होता है कि मरीज़ का ऑक्सीजन स्तर कम भी रहता है पर मरीज़ को ऐसी सांस की समस्या नहीं होती है।
तो कई मरीज़ ऐसे आते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 80% भी है, बट उनको सांस की समस्या नहीं होती है। कोरोना में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि पहले 1 सप्ताह में ये बीमारी यूजुअली फेफड़े को संक्रमित कम करती है, दूसरे सप्ताह में ये फेफड़े में संक्रमण करना स्टार्ट करती है। तो अगर दूसरे सप्ताह में भी अगर आपको लगातार बुखार बना हुआ है, आपकी खांसी बढ़ती है, तो ये समझ जाइए कि आपको फेफड़े में संक्रमण बढ़ रहा है या आपके शरीर में वायरस का लोड बढ़ रहा है, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं। अभी हम कई मरीज़ देख रहे हैं जो पहले सप्ताह में ठीक हो गए बोल करके फिर वो दोबारा फॉलोअप पे नहीं जाते हैं, तो उनको 10वें दिन के आसपास जब फिर ज़्यादा सांस की समस्या होती है तब वो आते हैं। तो इस समय में काफ़ी देर हो चुका होता है, तब तक वायरस फेफड़े को जितना संक्रमित करना है वो कर चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर दवाइयाँ भी बहुत कारगर नहीं हो पाती हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि ये बात सच है कि डॉक्टर जो है धरती के सेकंड भगवान कहलाते हैं, लोग जान बचाते हैं, लेकिन कोरोना तो ना तो किसी को डॉक्टर देख के आता है, ना किसी को गरीब ना अमीर देख करके। ऐसे में भी इतने बड़े जंग में डटे रहना, तो किन किन प्रिकॉशन का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे पूरे टीम को मैनेज करके रखते हैं? देखिए, जो रही बात प्रिकॉशन की, तो पीपी किट या गाउन पहन करके हम मरीजों की सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कोरोना जो अभी आई है उसमें कई प्रकार की बातें भी आती है कि ये हवा में फैलती है या इस बार बहुत ज़्यादा फिर तक कैसा है, किस तरह से हमको एहतियात बरतना चाहिए कि लोगों से बचने के लिए, क्योंकि फैल तो ज़्यादा रही है जी। देखिए, कोरोना के वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, ऐसे हवा में ऐसे नहीं फैलते कि आपने खांसा या थूका तो वो बहुत दूर तक हवा में उड़ के चले जाएंगे उसके ड्रॉपलेट्स। 2 मीटर की दूरी तक ही उसका वायरस जा सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। डॉक्टर साहब, चूँकि ये हॉस्पिटल है तकरीबन 30-32 बेड बता रहे हैं, तो इसमें कितने पेशेंट तकरीबन रोज आते हैं और किस तरह से उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसके अलावा और भी क्या क्या सुविधाएं? देखिए, हम अभी ओपीडी में करीबन 40 से 50 मरीज़ रोज़ देख रहे हैं, जो कि अधिकतर जो कोरोना संक्रमित हैं। तो उनमें जिनको माइल्ड लक्षण हैं, जिनका होम आइसोलेशन के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो उन्हें होम आइसोलेशन के साथ हम ट्रीटमेंट देते हैं। और जो सीरियस पेशेंट है, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या फिर कुछ और इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो उसे हम भर्ती करते हैं। अभी हमारे पास 35 बिस्तरों का कोरोना वार्ड है, जिसमें आईसीयू और सब इंक्लूडेड है। और इस सोमवार तक हम इस कैपेसिटी को और बढ़ाने वाले हैं। एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से करीबन 90 जंबो सिलेंडर का ऑक्सीजन हम जनरेट कर पाएंगे। और इस सुविधा के माध्यम से हम करीबन 35 बेड और बढ़ाने वाले हैं, तो करीबन हम 70 कोरोना मरीजों को एक साथ ठीक कर पाएंगे। और एक नया आईसीयू भी पहले से निर्माणरत था और जो इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, तो सोमवार से हम नए आईसीयू का भी शुभारंभ करेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना ग्रसित जो सीरियस मरीज़ हैं उनकी सेवाएं दे पाएंगे। और इसके लिए साथ में नए स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट्स की जा चुकी है और प्रोसेस चल रहा है कि और लोगों को रिक्रूट करें। नए वेंटिलेटर्स के लिए भी डिमांड भेजा जा चुका है। डॉक्टर साहब, चूँकि लंबे वर्षों से आप यहाँ गुप्ता हॉस्पिटल सेवाएं भी दे रहे हैं और काफ़ी मरीजों को, कई तरह के मरीज आते हैं, उनको ठीक करके भेज भी रहे हैं, काफ़ी उम्मीद लेकर के आते हैं। किस किस तरह से और अन्य क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? ये तो होगी कोरोना के बाद, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हम क्या क्या सेवाएँ देते हैं, किस तरह से फैसिलिटीज हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ संपूर्ण सभी प्रकार के सर्जरीज़ की सुविधाएं हैं। डॉक्टर सुमित सर हैं, डॉक्टर प्रभात गुप्ता सर हैं, जो कि यहाँ पर सारे जटिल जो सर्जरीज़ हैं, यूरोलॉजी की सर्जरीज़, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। डॉक्टर आराधना गुप्ता मैम है, जो कि यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे इस पूरे अंचल में इनफर्टिलिटी की सुविधाएँ और कहीं भी नहीं हैं। तो मैम के माध्यम से बहुत सारे दंपतियों को ये जो समस्या थी इनफर्टिलिटी की, उसका बहुत निदान हुआ है। डॉक्टर अनूप पदमवार सर हैं, जो ऑर्थोपेडिशियन हैं, तो वो भी काफ़ी जटिल सर्जरीज़ यहाँ करते हैं। नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये सारी की सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हैं। मैं यहाँ एज एन फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर सारे आईसीयू में सारे क्रिटिकल केसेस को हम यहाँ हैंडल करते हैं। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, किडनी की मरीजों के भी पूरे इलाज करते हैं। और हमारे पास डायलिसिस मशीन है, जिसके माध्यम से हम किडनी के
मरीजों को डायलिसिस की सुविधाएं देते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो कोरोना आई है, अब तक के चूँकि पिछले साल से यहाँ सेवाएं निरंतर जारी है, अभी भी लोग आ रहे हैं, आज भी पेशेंट आ रहे हैं और भर्ती भी हैं, अब तक के कितने मरीजों को यहाँ भर्ती हो गए हैं, कितने लोग ठीक होकर के चले गए होंगे तकरीबन? देखिए, हमारे सेंटर में कोरोना वार्ड स्टार्ट किए करीबन 10 से 12 दिन हो रहे हैं। इस बीच में ऑन एन एवरेज करीबन हमने 70-80 मरीज़ के आसपास हमने करीबन भर्ती किए होंगे। ये जो उन्हें ठीक करने में कितने दिन लगता है और कितने दिन भर्ती करना पड़ता है और क्या क्या उन लोगों को सहेजना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है? देखिए, ये तो मरीज़ के बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ मरीज़ जो होते हैं 4-5 दिन में पूर्णतः स्वस्थ होकर चले जाते हैं, और जिन मरीजों को गंभीर बीमारी रहती है उन्हें 7 से 8 दिन या 10 दिन भी लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक सुप्रसिद्ध फिजिशियन आप हैं, तो ऐसे बताइए हमारे सारे दर्शकों को कि जो ये कोरोना है वो ना लगे हम लोगों के बीच, भीड़ में आखिर इंसान है, जाना पड़ता है, तो किस तरह से हम अपने आप को सहेजें, और एक प्रकार से लोगों में डर है, दहशत है, तो उनको साहस भी प्रदान करते हुए बताएं कि किस तरह से वे रहें, चूँकि लॉकडाउन ज़्यादा दिन तक के किया भी नहीं जा सकता। जी, देखिए, इस महामारी से भी हम सब जूझ रहे हैं और इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। अभी देखा गया कि पिछले कुछ महीनों में लोगों में डर पूरा ही ख़त्म हो गया था, तो जिससे लोगों में फिर सावधानी भी रखना बंद कर दिए थे। तो जो कोरोना प्रोटोकॉल है, कोरोना गाइडलाइंस है, उसका पूरा फॉलोअप कीजिए। 2 गज की दूरी का सम्मान करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें, और स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करें। अगर इन सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हम कोरोना से काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। और जैसा शासन के निर्देशानुसार अभी कोरोना के वैक्सीनेशंस लग रहे हैं, तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, और ये इस बात का भी ध्यान रखें कि वैक्सीनेशन के दौरान पे भी जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उसका नियमित पालन करें। ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन पे जाते हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब फॉलो नहीं करते। डॉक्टर साहब, बार बार बताया जाता है लोगों को, उसके बाद भी हमारी आम जनता कई बार बेपरवाह हो जाता है। ये भी है कि लॉकडाउन उसके विकल्प भी नहीं है, तो आखिर बाजार को तो खोलना पड़ेगा। ऐसे में लोग एकाएक भीड़ कर देंगे, जिला प्रशासन को भी चिंता है, आप जैसे डॉक्टरों को, हम सब लोगों को भी है, तो इस पर कैसे हम विजय पाएँ सर, किस तरह से रहें? देखिए, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ भाड़ तो हो सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से हम सबको सोचना पड़ेगा कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं, क्या वो बिना भीड़ भाड़ को लगाए भी किया जा सकता है। तो अपने आप में एक तरीका ढूंढ करके अपने आप को भीड़ भाड़ से बचाएं। अगर हम सब आपस में ही जागरूक होकर के अगर आपस में एक दूरी बनाना शुरू कर लेंगे, तो आसानी से कहीं पर भी भीड़ भाड़ ना होगा। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए ना हड़बड़ा करके अगर थोड़ा सा समय देंगे, तो शायद मुझे लगता है कि भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, अगर हम अपना 2 मिनट अगर हम एक्स्ट्रा देंगे, तो शायद हमको हड़बड़ाना ना पड़े, भीड़ भाड़ ना करना पड़े। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि गुप्ता हॉस्पिटल का एक अच्छा नाम है यहाँ। जिस हॉस्पिटल का जितना बड़ा नाम होता है वहाँ उतना प्रेशर भी रहता है। जाहिर सी बात है, कई तरह से फ़ोन आना और फिर ना ये इलाज भी करना, फिर 24 आवर सेवाएं हैं, कभी फिर कभी सीरियस केस आना, तब भी एकदम साइलेंट, बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, और तो पूरे स्टाफ को भी वैसे रखते हैं, पूरा डिसिप्लिन रहते हैं। तो क्या ये इस तरह से कभी बीच बीच में ट्रेनिंग होते रहता है, या किस तरह से ये पेशेंट्स आप लोग कायम रखते हैं? देखिए, वाकई में ये समय तो बहुत ही ऐसा समय है कि जिसमें हमको धैर्य बना के रखना है। और सबसे बुरी बात इस कोरोना में ये है कि चूंकि इससे लोगों में संक्रमण बहुत होता है, तो संक्रमित व्यक्ति के पास में परिवार वाले भी नहीं जा पाते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि जो किसी और बीमारी में कभी ऐसा नहीं होता कि मरीज़ भर्ती है, उसके साथ में परिजन नहीं रह सकते, बट इस बीमारी में ऐसा है कि अलग से कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया जाता है, जहाँ परिवार वाले उनसे मिल नहीं सकते। तो निश्चित रूप से परिवार वालों को भी बहुत अपने परिजनों से जो भर्ती हैं उनसे नहीं मिल पाने पे एक मायूसी तो होती है। तो इस समय हमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो मरीज़ हैं उनके साथ में थोड़ा समय दे करके उन्हें एक अपनापन का एहसास दिलाएं कि आप अच्छे हैं, परिवार वाले भी आपके अच्छे हैं। तो हम ये निरंतर काउंसलिंग करते हैं,
चूँकि अभी संचार संसाधन इतने अच्छे हो गए हैं, तो हम जो मरीज़ जिनके पास व्हाट्सएप फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए अपने परिजनों से बात करें, फेस कॉल करके उनसे बातचीत करें या निरंतर समय में फ़ोन से बात करते रहें। जो मरीज़ ज़्यादा सिक हैं, आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, तो हमारी प्रयास रहती है उनके परिजनों को व्हाट्सएप कॉल के थ्रू उनके मरीजों के बारे में बताते रहें। सब आपसे मैं विदा लूँ उसके पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं जो आप लोगों से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ऐसा संदेश दीजिए और गुप्ता हॉस्पिटल के बारे में इसकी ओर से भी उन लोग थोड़ा सा निराश ना हो और फिर इस कोरोना को जीतें, हारे नहीं, उनके लिए एक संबल भी प्रदान कीजिएगा। देखिए, गुप्ता अस्पताल इस अंचल में इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। कोरोना बीमारी नहीं है, लेकिन इस अस्पताल ने इससे पहले भी कई जटिल रोगों का, जो विभिन्न विभागों से के रोग हैं, उन सब का पूर्णतः सफल रूप से इलाज किया है। तो हमारा अस्पताल इस वर्ष भी कोरोना मरीजों के लिए, कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए, ऑक्सीजन की सुविधाओं को बढ़ाते हुए, नया आईसीयू बना करके क्रिटिकल मरीजों के इलाज के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपका जो इतने वर्षों का विश्वास है इस अस्पताल के साथ, हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस कोरोना बीमारी के विरुद्ध भी हम आपके विश्वास के प्रति खड़े रह पाएँ और अधिक से अधिक मरीजों को अपनी सेवाएं देते हुए उनके स्वस्थ होने की कामना करते रहें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना हमको समय दिए। ये थे गुप्ता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुमित गुप्ता, संचालक, और फिर जो सेवा दे रहे हैं कोविड-19 की, डॉक्टर विवेक तिग्गा जी, जो हमारे साथ जुड़े थे और पूरे कोविड-19 के लक्षणों से लेकर के उनको किस तरह से उपचार किया जाता है, अपने दिन रात 24 आवर सेवाएं कैसे देते हैं, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर हैं, इंसान हैं। उसके बाद भी कभी सीरियस केस आ जाती है, कभी नॉर्मल केस आ जाती है, तब भी वे अपनी नींद चैन त्याग करके, अपनी आँखों की चैन को त्याग करके वे लोगों के बीच आते हैं, डॉक्टरों के, उनको मरीजों को सेवाएं देते हैं और निरंतर अपनी बड़ी कामयाबी लिए हैं लोगों के लिए। एक मानवता की सेवा, एक इंसानियत की सेवा। हम फिर इस तरह से मिलते रहेंगे।